नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय अड़ी में आपका स्वागत है। निजी निवेश का महत्व समझते राज्य। दैनिक जागरण, रिश्ते में मजबूती जनसत्ता, निष्पक्षता का सवाल। अब आर्टिकल विस्तार से। निजी निवेश का महत्व समझते राज्य। दैनिक जागरण, डॉक्टर सुरजीत सिंह, लेखक अर्थशास्त्री। पिछले दिनों उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिए निवेशकों को आकर्षित करना था। उसमें विभिन्न योजनाओं से संबंधित 44,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद बिहार में भी 2 दिवसीय निवेशक सम्मेलन हुआ। उसमें 300 से अधिक उद्यमियों ने राज्य में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की इच्छा प्रकट की। यदि इन प्रस्तावों को वास्तविक रूप से धरातल पर उतारा जाए तो दोनों राज्य आर्थिक प्रगति और विकास के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। निवेश किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि और विकास के प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। निवेशक सम्मेलन राज्य के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में भी मदद करते हैं। इससे न केवल कर राजस्व बढ़ता है, बल्कि राज्य के लोगों को भी व्यवसाय के लिए बेहतर माहौल मिलता है। राज्य की संस्कृति, खान-पान और विविधीकरण को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलती है। निवेशक के गुणक प्रभाव से उस राज्य की स्वास्थ्य सुविधाएं, नगरीकरण आधारित संरचनाएं भी अधिक मजबूत होती हैं। आय के स्रोतों के बढ़ने से राज्यों को ऋण जाल से बाहर निकालने का ही अवसर नहीं मिलता, बल्कि इनकी केंद्र सरकार के अनुदान पर निर्भरता भी कम हो जाती है। निवेशक शिखर सम्मेलन राज्यों को अपनी आर्थिकी को समझने का नया दृष्टिकोण देते हैं। नीति आयोग द्वारा सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिए जाने के बाद से राज्य अपने संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग के लिए योजनाएं खुद बना रहे हैं। राज्य अपनी अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए निजी निवेश के महत्व को समझने लगे हैं। बढ़ते आर्थिक माहौल में राज्य निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। इसके लिए भी आवश्यकता अनुसार श्रम सुधार कर रहे हैं, नियम कानून को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तकनीक को बढ़ावा देने के साथ ही अपने अधिनियमों में परिवर्तन कर रहे हैं। इनके कारण विभिन्न राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का एक नया दौर शुरू हो गया है। भारत का हर वह राज्य जिसके पास व्यवसाय के अवसर हैं, निवेशक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। जो निवेश पहले केवल बंदरगाह वाले क्षेत्रों में होते थे, आज उसमें बदलाव आया है। निवेशक अब उन राज्यों में भी निवेश कर रहे हैं जहां व्यवसाय को बढ़ाने के अवसर हैं। ऐसे सम्मेलन महाराष्ट्र, यूपी, बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि राज्यों में भी आयोजित किए जा चुके हैं। इन निवेश सम्मेलनों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किए गए समझौतों में से कितनों को वास्तविक स्वरूप में धरातल पर उतारा जाता है। और व्यावहारिकता में ये सम्मेलन राजनीतिक दृष्टिकोण को अधिक पुश करते हैं, जबकि इन सम्मेलनों का उद्देश्य राज्य के आर्थिक दृष्टिकोण को मजबूत करना होना चाहिए। निवेशक किसी भी राज्य में तब तक निवेश के लिए तैयार नहीं होते हैं जब तक कि उस राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थितियां उनके अनुकूल नहीं होती है। इसके लिए राज्य को गंभीरता के साथ नीतिगत पहल करनी होगी। लाल फीताशाही को घटाने के लिए नियामक प्रणाली को आसान बनाना होगा। अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों को वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां सौंपने के साथ जिम्मेदारी भी निश्चित की जानी चाहिए। नीति निर्माण और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी को अलग अलग करने से निष्पादन में तेजी आती है। डिजिटल डिवाइड को कम करने के साथ निगरानी एजेंसियों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने से पूंजी की लागत को स्थिर रखा जा सकता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्पादन के कारकों में आवश्यकता अनुसार सुधार किए जाने चाहिए। शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में बढ़ रहे भारत में पर्यावरण चुनौतियों को भी ध्यान में रखना होगा। निवेशकों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए प्रत्येक राज्य को उसकी संसाधनों के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए। सेवा, कृषि, विनिर्माण, नवीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन फ्यूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, खनन, प्रसंस्करण, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, पर्यटन, फिल्म और आयुष आदि ऐसे क्षेत्र हैं जो राज्यों के विकास की असीम संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। सभी राज्य सम संपन्न है। ऐसे में यदि प्रत्येक राज्य अपने संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करे तो 8% की विकास दर को आसानी से हासिल किया जा सकता है। भारत तेजी से सतत विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में प्रत्येक राज्य को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। हर राज्य को अपने नागरिकों के हितों की सुरक्षा के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। यदि सभी राज्य इस दिशा में गंभीर प्रयास के साथ आगे बढ़ते हैं तो 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थ 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल आसानी से हासिल किया जा सकता है। इसके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राज्य के बीच प्रतिस्पर्धात्मक माहौल के साथ केंद्र एवं विभिन्न राज्यों में आपसी सहयोग एवं समन्वय का संबंध भी बना रहे। आज जब एक राष्ट्र की अवधारणा पर नीति बनाई जा रही है तो ऐसे में उत्तर बनाम दक्षिण की बात बेमानी हो जाती है। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में राष्ट्र बनाने के राज्य सरकारों को इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि निवेशक सम्मेलन में होने वाले समझौतों को पूर्ण रूप से सार्थक बनाया जाए। रिश्तों में मजबूती जनसत्ता।
भारत और ओमान के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते बहुत पुराने हैं। आपसी विश्वास और सम्मान के आधार पर दोनों रणनीतिक साझेदार रहे हैं। अब दोनों देशों के रिश्ते नए दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ओमान के शासक सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद पहली बार भारत की यात्रा पर आए हैं। ये 26 वर्ष बाद ओमान के किसी शासक की यात्रा हुई। राष्ट्रपति भवन में उनके राजकीय स्वागत और फिर से उनसे बातचीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश की यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक दौर में पहुंचने वाले हैं। हैथम की इस यात्रा से दोनों देशों में मुक्त व्यापार समझौते के जल्द से जल्द पूरा होने की उम्मीद बनी है। पिछले महीने के आखिरी और इस महीने के पहले सप्ताह में दोनों देशों के उच्च के अधिकारियों के बीच इस विषय में दो दौर की बातचीत हो चुकी है। फिलहाल दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार के लिए संयुक्त दृश्य दस्तावेज को स्वीकार किया है, जिससे समुद्री क्षेत्र, संचार, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा में साझेदारी प्रमुख हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले वित्त वर्ष में भारत और ओमान के बीच $12.39 अरब का कारोबार हुआ, जबकि उसके पहले के वित्त वर्ष में यह $5.4 अरब का था। स्वाभाविक ही इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने को लेकर उत्साह है। वर्ष 2008 के बाद विभिन्न मुद्दों पर दोनों देशों के बीच नियमित वार्ता और करार होते रहे। सुरक्षा सहयोग, प्रतिरक्षा तथा क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा और संरक्षा सहित आपसी हितों के मुद्दों पर वार्षिक बैठकें होती रही हैं। ओमान एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत की तीनों सेनाओं के अभ्यास आयोजित होते रहे हैं। फिर वह हिंद महासागर और अरब सागर की एक ऐसी संधि पर स्थित है जिसके साथ भारत के रिश्ते रणनीतिक रूप से बहुत लाभकारी हैं। खासकर समुद्री सुरक्षा के मामले में चीन से मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर ओमान की दोस्ती ज़्यादा अहम है। उधर उससे भारत के सामरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नई तकनीकों के जरिए मिल रही चुनौतियों आदि से पार पाने संबंधी समझौते हैं। फिर वे खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में एक महत्वपूर्ण वार्ताकार हैं, जिसके चलते खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों में संतुलन बनाने की मदद मिलती है। ओमान के रास्ते खाड़ी देशों से व्यापार में सहूलियत होती है। अभी जिस तरह वैश्विक स्थितियां बदल रही हैं और उसमें आर्थिक, व्यापारिक, सामरिक समीकरण उलझ रहे हैं, महाशक्तियां अपने ढंग से विश्व अर्थव्यवस्था को संचालित करने की कोशिश कर रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और फिर इजराइल हमास संघर्ष के चलते सबसे अधिक असर विकासशील और अविकसित देशों की आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहा है। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ रहा है, इसलिए वैकल्पिक रास्ते तलाशे जा रहे हैं। हालांकि भारत अनेक मामलों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चला है, मगर निर्यात और कच्चे तेल के आयात के मामले में उसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। विकासशील देशों को एकजुट कर व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ करने और महाशक्तियों के प्रभाव से मुक्त होने की कोशिशें पिछले कुछ समय में तेज हुई हैं। ऐसे में ओमान के साथ व्यापार बढ़ने से निश्चय ही भारत को बड़ा बल मिलेगा। निष्पक्षता पर सवाल। संपादकीय देश में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पहली बार कानून बनने जा रहा है, लेकिन इससे जुड़े विधेयक पर सवाल उठ रहे हैं। जिससे संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने पारित किया है, उसमें किए गए प्रावधान संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए सर्वोत्तम मानकों से कम बताए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन ने इन प्रावधानों पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और एक विपक्ष के नेता की चयन समिति द्वारा की जाती है तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कल्पना बनकर रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो अदालत को इसे निरस्त कर देना चाहिए। इस विधेयक का नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति शर्तें व पद अवधि विधेयक 2023। अगस्त में यह विधेयक पहली बार पेश किया गया था, तब इसके प्रावधान की जबरदस्त आलोचना हुई थी। सरकार ने बदलाव तो किए, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण दोषों को ठीक नहीं किया गया। मुख्य दोष यह माना जा रहा है कि नियुक्तियां अब विशुद्ध राजनीतिक होंगी। सरकार ने यह दावा किया कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तैयार किया गया है। अब केवल आधा सच है। यह केवल आधा सच है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए संविधान या 1991 में कानून में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई थी और यह एक ऐसी खामी थी जिसको लेकर पूर्ववर्ती सरकारों पर सवाल उठते रहे हैं। इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रक्रिया तैयार करवाने का सुझाव दिया था। कहा गया था कि इसके तहत प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधान न्यायाधीश सीजीआई चयन करेंगे, जिससे नियुक्तियों में विश्वास और मतदाता की नज़र में आयोग की विश्वसनीयता मजबूत हो। लेकिन राज्यसभा में पारित विधेयक में सरकार ने प्रधान न्यायाधीश को प्रक्रिया से बाहर रखा है। समिति में भले ही विपक्ष की उपस्थिति है, लेकिन ये भागीदारी औपचारिक मात्र होगी। ऐसे में आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता महत्वपूर्ण है, जो एक मजबूत लोकतंत्र का केंद्र है। जाहिर है, आयोग में होने वाली नियुक्तियों को लेकर विश्वसनीयता का संकट उचित नहीं है। चुनाव आयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक है, जिसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कार्यात्मक स्वतंत्रता और संवैधानिक संरक्षण की आवश्यकता होती है। चुनाव आयोग से उम्मीद की जाती है कि देश में जहां भी चुनाव हो वहां स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराया जाए। अकेले चुनाव आयोग
की नहीं बल्कि सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है। चुनाव कराने वाली पूरी व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल ना उठे, इसका ध्यान सभी को रखना होगा। ध्यान रखना होगा कि लोकतांत्रिक ढांचे के लिए अहम संस्थाओं का क्षय न हो, ऐसी संस्थाएं ही लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखती हैं। निर्वाचन प्रणाली पर जनता का यकीन कायम रहना लोकतंत्र की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। धन्यवाद।